आज हम लोग पढ़ेंगे उत्साह अट नहीं रही है कविता, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसके हम गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर इसमें एक है, पहला, बादलों की गर्जना का आह्वान कवि क्यों करना चाहता है? उत्साह कविता के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है, बादलों की गर्जना का आह्वान कवि इसलिए करना चाहता है क्योंकि जोरदार वर्षा से ही लोगों का मन शांत और धरती शीतल हो जाएगी और लोग परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि लोग गर्मी से बेचैन और क्या है, परेशान हैं। और जब बारिश हो जाएगी तो धरती क्या हो जाएगी, जो धरती जल रही हो क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी और लोग अपने परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कई समाज में क्रांति लाना चाहता है और स्वस्थ समाज की स्थापना करना चाहिए। कवि का उद्देश्य है इस कविता में कि समाज में क्या आए, क्रांति आए, लोग अग्रसर हों, लोगों में परिवर्तन हो, समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। अगला क्वेश्चन है, उत्साह उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता में कई बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो उत्तर है, उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले हैं। बादल ही क्या लाते हैं, समाज में परिवर्तन या क्रांति लाते हैं। वह बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि वह समाज में नवीनता लाना चाहता है और नवीनता के लिए विप्लव और क्रांति की आवश्यकता होती है। ऐसा होने पर सुखद परिणामों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। इसलिए कवि क्या करना चाहता है, बादलों को फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पे क्या करना चाह रहा है कि बादल क्या करे, गरजे, जिससे, क्योंकि गरजने को ही, इसलिए गरजने का मतलब कह रहा है कवि कि गरजने से तात्पर्य क्या है, उसका उत्साह है, क्योंकि गरजने से ही समाज में क्या आती है, क्रांति लाती है। बादल क्रांति लाने वाले होते हैं। बादल क्या लाते हैं, क्रांति लाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्साह कविता में बादलों के किस स्वरूप का वर्णन किया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, उत्साह कविता में बादलों के क्रांति स्वरूप का वर्णन है। कवि के अनुसार जब बादल गरज कर अपना पौरुष दिखाएंगे तो सारे संसार शीतलता का एहसास करेगा और नए जीवन को प्राप्त करने के लिए उत्साहित होगा। क्योंकि जो संसार है वो गर्मी से क्या है, बेचैन और क्या है, परेशान है, और धरती क्या कर रही है, जल रही है। और जब बारिश हो जाएगा तो धरती क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी और लोगों में क्या आएगा, नया जीवन आएगा। लोग क्या हो जाएंगे, उत्साहित और खुश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला के जीवन की झलक मिलती है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो उत्तर है, उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला जी के जीवन की झलक मिलती है। निराला विपरीत परिस्थितियों में भी वे वज्र के समान कठोर हैं। वज्र एक प्रकार का क्या है, हथियार है, जो बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। ये इंद्र भगवान का ये हथियार है, तो वो बहुत ही कठोर होता है। तो वही कह रहे हैं कि इससे हमको भी कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितनी भी मतलब कठिन परिस्थितियों में यदि मनुष्य है तो उसे हमेशा कठोर होना चाहिए। किसके समान, वज्र हथियार के समान। उनके मन में मजदूरों, निर्बलों के प्रति, मजदूरों, गरीबों के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव थे। किसके, कवि निराला जी के मनों में। इसीलिए उन्होंने इस कविता की क्या किया था, रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता चरम पर होती है, क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई जाती है। क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नए नए पत्ते, नए नए फूल, खेतों में सरसों के फूल, पीले चने के गुलाबी फूल आदि चारों तरफ क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं। पशु पक्षियों के साथ साथ मानव भी प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि मानव गर्मी और
तप्त हुई धरती से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और जब फागुन महीना आता है तो ठंडी का मौसम आ जाता है और आदमी गर्मी से भी काम करना नहीं चाहता और ठंडी से काम नहीं करना चाहता है। लेकिन फागुन महीना जो बसंत का महीना होता है बहुत ही सुंदर होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। तो मनुष्य काम करने के लिए भी क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। वृक्षों की डालियाँ नए नए पत्तों और नए फूलों से क्या हो जाती हैं, लद जाती हैं। संपूर्ण वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित होता है। चारों तरफ वातावरण में खूब अच्छे अच्छे फूल जाते हैं और सुगंध आती है, तो वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। लोगों के घरों में सुगंध पहुंचने लगती है, वातावरण में नशा छा जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, नवीन कल्पना लाने वाला, नया नया कल्पना लाता है। कौन, फागुन का महीना, क्योंकि गर्मी खत्म हो जाती है, अधिक ठंडी भी खत्म हो जाती है और लोग नए नए कल्पना करते हैं अपने काम करने के लिए। क्रांति और परिवर्तन लाने वाला। तीसरा है, बिजली के चमक के समान ओजस्विता वाला, मतलब बिजली के समान के समय लोगों में ओज उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बिजली, आकाश में बिजली चमकती है, उसी प्रकार लोगों के अंदर भी चमक उत्पन्न हो जाती है। प्यासे जन की प्यास बुझाने वाला। तो बादल क्या हो जाता है, उत्साह कविता के माध्यम से बादल को कहा गया है कवि ने कि जो सबका प्यास, लोगों की प्यास क्या हो जाता है, बुझाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, बादल गरजों में कवि बादल से क्या अपेक्षा करता है। तो उत्तर है, बादल गरजों में कवि बादल से भीषण गर्जना की अपेक्षा करता है। कवि चाहता है कि बादल अधिक से अधिक क्या करे, गर्जना करे, जिससे संपूर्ण आकाश उसके शोर से क्या हो जाए, भर जाए। पूरा विश्व, पूरा आकाश उसके शोर से भर जाए। किसके, बादल की गर्जना से। अगला क्वेश्चन है आपका, कवि ने उत्साह कविता बादलों को क्यों संबोधित की है। कवि ने उत्साह कविता बादलों को क्यों संबोधित, मतलब उत्साह कविता में बादलों को क्यों संबोधित किया है। तो उत्तर है, कवि ने उत्साह कविता में बादलों को संबोधित इसलिए किया है क्योंकि बादल कवि का प्रिय रहा है। क्योंकि निराला जी का जो बादल है वो सबसे क्या है, प्रिय है, क्योंकि बादल क्रांति के क्या हैं, प्रतीक हैं। वह बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। उसके अनुसार बादल जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला, जो बादल है वो लोगों की आकांक्षाओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, उनके खेत सूखे रहते हैं, और जब बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाता है, तो लोगों के अंदर क्या आ जाती है, नई चेतना आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि के अनुसार बादल क्रांति के प्रतीक हैं। इसलिए कविता का शीर्षक क्या रखा गया है, उत्साह रखा गया है, कि लोग इसके बादल की क्रांति से लोगों के अंदर क्या आ जाए, मनुष्यों के अंदर, मतलब जीव जंतुओं के अंदर उत्साह आए। इसलिए उन्होंने बादल को क्रांति का क्या दिया है, प्रतीक माना है। जो नवजीवन लाने आए, जो नया जीवन लाते हैं, मनुष्य की उन्नति उसके उत्साह पर निर्भर है। मतलब जब मनुष्य के अंदर उत्साह होगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। बादलों की गर्जना मनुष्य में नवजीवन का संचार करती है। जब बादल गरजते हैं तो मनुष्य में भी नया जीवन उत्पन्न होता है, क्योंकि वो लोग गर्मी से क्या है, परेशान रहते हैं, और जिससे वह परिवर्तन की ओर क्या हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि ने उत्साह गीत में बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है। तो उत्तर है, कवि ने उत्साह गीत में बादलों को दुख से पीड़ित प्यास जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है। गर्मी से तप्त धरती जल से शीतल करने वाला बताया है, क्योंकि लोग गर्मी से बेचैन और क्या है, परेशान है। और जब बादल बरसता है तो लोग क्या हो जाते हैं, लोगों का लोग गर्मी से परेशान है, जब बादल की बारिश होती है, ठंडा होता है, तो लोगों में नया जीवन उत्पन्न होता है, लोग आराम महसूस
करते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि ने बादलों को मानव मन को सुख में भर देने वाला क्यों कहा, उत्साह कविता के आधार पर बताइए। तो उत्तर है कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाला कहा है क्योंकि जब बिजली की चमक के साथ बादल जोर से गरजते हुए तप्त धरती पर बरसते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का मन सुख से भर जाता है। कह रहा है कि जब बादल जब बिजली चमकती है और गरजते हैं तो लोगों के अंदर क्या हो जाता है, सुकून आ जाता है। और जब बारिश हो जाती है तो सारा वातावरण क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है और लोग क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का मन क्या हो जाता है, खुशी से भर जाता है। अगला क्वेश्चन है कवि निराला के अनुसार बादल में क्या संभावनाएं छिपी हैं। तो उत्तर कवि निराला के अनुसार बादल में वज्र की शक्ति और बिजली की चमक है। ये गरज कर मानव मन को नई उमंग और नई चेतना से भर देते हैं। मतलब जो बादल में वज्र हथियार की तरह शक्ति है और बिजली की चमक है, एक गरज कर मानव को क्या करते हैं, नई उमंग करते हैं, नई मनुष्यों में भी क्रांति उत्पन्न करते हैं और नई चेतना क्या करते हैं, भर देते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, मतलब कहने का मतलब है कि लोग क्या हैं, मतलब जब गर्मी रहती है उड़ने को पंख कर, मतलब कह रहा है कवि कि जब प्रेरणा दे रहा है कवि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो क्या आशय, मतलब कवि गर्मी से और सर्दी से मतलब लोगों को क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि लोग गर्मी और सर्दी में काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब फागुन महीना आता है तो लोग काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, अग्रसर कर देते हैं। मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है, पर हो जाता है, पंख हो जाता है, वो काम करने में अग्रसर हो जाते हैं क्योंकि ठंडी और गर्मी में काम करने का मन नहीं करता। और फागुन का महीना बहुत ही मनोरंजक समय होता है, बहुत ही आनंद आता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। तो ही कह रहा है कि फागुन के सौंदर्य को देखकर कवि का मन इतना प्रसन्न है कि वह उसकी कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ने को आतुर है, अर्थात उसका कोमल मन प्रकृति के सौंदर्य को देखकर फूला नहीं समा रहा है। किसका, फागुन के महीने का। अगला नंबर है फागुन मास की मादकता का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फागुन मास की मादकता पर नशा का मतलब फागुन मास की नशा का व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसका मन उसे कल्पना लोक में ले जाता है। सारा वातावरण पुष्पित और पल्लवित हो जाता है, मतलब सारे वातावरण में नए नए फूल और नए नए पल्लव हो जाते हैं। व्यक्ति का मन खुशी से क्या हो जाता है, भर जाता है। पाठ पाठ शोभाश्री, मतलब पाठ हम बताए थे कि जगह जगह, मतलब पाठ मतलब जगह, शोभाश्री माने सुंदरता, मतलब जगह जगह हर जगह क्या हो जाती है, सुंदरता हो जाती है। मतलब प्रकृति फागुन मास की जो हर जगह की, मतलब फागुन मास में हर जगह क्या हो जाती है, सुंदरता भर जाती है। मतलब फागुन मास की जो हर जगह की सुंदरता है वह प्रकृति में समा नहीं रही है। मतलब फागुन मास की सुंदरता प्रकृति के कण कण में इस प्रकार व्याप्त है कि कहीं समा नहीं रही। उपरोक्त पंक्ति इस संदर्भ में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है, कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो उत्तर है फागुन का सौंदर्य चारों दिशाओं में व्याप्त है, कण कण में सौंदर्य फैला हो। मतलब फागुन का जो सुंदरता है चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में क्या है, व्याप्त है, मतलब सब जगह विद्यमान है। कण कण में सुंदरता फैला हुआ है। फागुन की मादकता नशा थके हुए लोगों में प्रफुल्लता और प्रशंसा भर देती है। जो लोग थके हैं, काम करना नहीं चाहते हैं गर्मी सर्दी के से, उनके मन में क्या होती है, प्रफुल्लता और प्रसन्नता भर देती है, खुशी भर देती है। तो अगला क्वेश्चन है आपका ये पठित जो गद्यांश आता है, तो ये है आपका क्या है, आपका ये काव्यांश है। पठित काव्यांश में क्वेश्चन आता है तो एक काव्यांश है, इसके आधार पे आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है। तो ये है आपके काव्यांश, तो ये है, इसके आधार पे आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो क्या था वो,
हाँ, तो इसके आधार पे आपको क्या देना है, आंसर देना है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है में निहित काव्य विशेषताएं बताइए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। का पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है, जहाँ पे एक ही वर्णों, जहाँ पे एक ही व्यंजनों की बार बार आवृत्त हो, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो काव्यांश में बसंत ऋतु का वर्णन है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, वृक्ष पर नए पत्ते और पुष्पों से, मतलब वृक्ष नए नए पत्तों से और फूलों से क्या हो जाते हैं, लज जाते हैं। कवि की आँख हटाने पर भी क्यों नहीं हट रही है, मतलब कवि की आँख हटाने से क्यों नहीं रही, मतलब उत्तर है, प्रकृति की शोभा देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न है। हरे व लाल पत्तों से युक्त डालियाँ, फूलों से सुगंधित वातावरण कवि का मन आकर्षित कर जाता है। क्योंकि जब पतझड़ रहता है तो सारे पेड़ों से क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, और जब बसंत ऋतु आता है तो पत्तों पे पत्तियां जब लगती हैं तो पहली पत्तियां क्या होती हैं, लाल 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 होती हैं, बाद में वो क्या हो जाती हैं, हरी होती हैं। वह वातावरण कवि का मन क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसलिए उसकी आंखें हटाने पर भी नहीं हट रही हैं। क्योंकि पत्ते लाल होते हैं, बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे हरे होते हैं, उस समय का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। तो निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, बादल गरजो विकल विकल उन्मत्त थे। तो इसके आधार पे, और ये है और बाकी इधर है, विश्व के निगाह, इसके आधार पे आपको क्या देना है, उत्तर देना है। तो उत्तर है, विश्व के सभी लोग विकल और उन्मत्त क्यों थे। तो विश्व के सभी, विकल माने बेचैन, विकल माने क्या होता है, बेचैन, और उन्मत्त माने होता है परेशान। विकल माने बेचैन और उन्मत्त माने परेशान, विकल माने बेचैन। तो कह रहा है विश्व के सभी लोग बेचैन और परेशान क्यों थे। तो विश्व के सभी लोग गर्मी और तप जलती हुई धरती से बेचैन और परेशान थे। अगला क्वेश्चन है, कवि ने यह क्यों कहा है कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के बाद है। मतलब कवि ने कहा आए अज्ञात दिशा से अनंत। तो बताया है, इसमें हम बताए हैं कि जो अज्ञात माने न जाने, अज्ञात माने होता है न जाने, न जाने, मतलब कवि कह रहा है कि न जाने किस दिशा से, अनंत माने बहुत से, अनंत माने बहुत से, न जाने किस दिशा से बहुत से बादल आ गए, बहुत से बादल आ गए, और तब जलती हुई धरती को अपने बहुत, मतलब जलती हुई धरती को जल से क्या कर दिए, शीतल कर दिए। मतलब कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वे अनंत की कृत है, मतलब वो ईश्वर की कृत है, उन्हें जाने कहाँ से आ गए, और बहुत बारिश हो गई और सारा वातावरण क्या हो गया, ठंडा हो गया। कवि ने बादलों का आवाहन क्यों किया है। तो कवि ने बादलों का आवाहन भीषण गर्मी से तप्त धरती को शीतल करने के लिए, क्योंकि जो धरती है वो क्या रही है, जल रही है, वो धरती जल रही है, लोग गर्मी से परेशान हैं, और अपने ठंडे जलों से क्या कर दिया, धरती को शीतल कर दिया। धन्यवाद।